Hello everyone. We were discussing the IOQB question. We have already discussed the question number 18. Now question number 19. Two closely related species A and B shows genotype A alpha beta and B alpha beta gamma. Considering alpha beta gamma are homologs that have diverged functionally, the most probable event that would have occurred to yield species A and B from common ancestry. बेसिकली दिया क्या हुआ है कि हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए एक आपका कोई कॉमन एंसेस्टर पी है, ठीक है, और उनसे ठीक हमको दो स्पीसीज हैं, ठीक, जो इस समय प्रेजेंट है, ठीक, वो कौन कौन स्पीसीज है? ए अल्फा बीटा है और एक है बी अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये दो स्पीसीज पी से अराइव हुई हैं, लेकिन किस सीक्वेंस में अराइव हुई होंगी हमको ये बताना है। देखिए मान लेते हैं पी में क्या हुआ पहले। देखिए मेन कारण आपका स्पेसिएशन का एक तरह से माना जाए हम लोग का तो रिकम्बिनेशन है, जो हम लोग का मियोसिस के थ्रू होता है। तो मियोसिस के पहले हम लोग को क्या हुआ? जीन डुप्लीकेशन हुआ। तो मान लीजिए पहले जीन डुप्लीकेशन हुआ, ठीक, तो जीन डुप्लीकेट अगर पहले हुआ, ठीक है, जीन डुप्लीकेशन की वजह से पहले क्या आएगा? एक जीन डुप्लीकेट हुआ और उसके बाद क्या हुआ? जीन फंक्शनली डाइवर्जेंस हुआ। जीन का फंक्शनल क्या हुआ? डाइवर्जेंस हुआ। फंक्शनल डाइवर्जेंस का मतलब बेसिकली आप मान लीजिए कि एक तरह का म्यूटेशन हुआ, ठीक है। अब जब म्यूटेशन हो गया तो दो हम लोग को स्पीसीज मिली। एक हो जाएगा मान लीजिए एक अल्फा बीटा मिला। पहले मान लीजिए पी के पास केवल अल्फा था, ठीक है। म्यूटेशन के बाद क्या हुआ? हमको पहले म्यूटेशन के बाद एक बीटा जीन का राइज हुआ उसमें, और एक स्पीसीज मिला हमको बी अल्फा बीटा, ठीक। अब देखिए इसके बाद फंक्शनली दोनों अलग अलग हैं, तो इनके वजह से दो स्पीसीज हमारी क्रिएट हो गई, एक ए अल्फा बीटा और एक बी अल्फा बीटा। लेकिन हमें इस समय स्पीसीज कौन मिला है? हम लोग को मिला है स्पीसीज बी अल्फा बीटा गामा। यानी एक नया हम लोग को म्यूटेशन मिला होगा, तभी जाके बी अल्फा बीटा गामा आया होगा, ठीक। यानी फिर से क्या हुआ होगा? म्यूटेशन हुआ होगा। म्यूटेशन होने से पहले क्या हुआ होगा? जीन डुप्लीकेशन इवेंट हुआ होगा सेकेंड टाइम। फिर क्या हुआ होगा? फिर जीन का फंक्शनल डाइवर्जेंस एंड म्यूटेशन हुआ होगा, और फिर जाके क्या हुआ होगा? बी में हुआ होगा, ठीक है। और बी से फिर क्या हुआ होगा? बी अल्फा बीटा गामा। ये गामा इस थर्ड सेकेंड म्यूटेशन के वजह से गामा ऐड हुआ, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। जीन डुप्लीकेशन इवेंट 1 हुआ पहले, ठीक, जीन फंक्शनल डाइवर्जेंस 1 हुआ, फिर स्पेसिएशन हुआ, जीन डुप्लीकेशन हुआ, फिर जीन फंक्शनल डाइवर्जेंस 2 हुआ। ये सही ऑप्शन है। हम बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। स्पेसिएशन, देखिए पहली बात तो स्पेसिएशन पहले तो हो नहीं पाएगा। पहले जरूर क्या होगा? म्यूटेशन होगा या कोई जीन का फंक्शनल डाइवर्जेंस होगा, जीनोटाइप चेंज होगा। यानी पहले तो ऑप्शन सीधा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, जीन डुप्लीकेशन इवेंट 1 सही है, जीन फंक्शनल डाइवर्जेंस 1 सही है। अब देखिए अगर क्या होता कि हमको ए अल्फा बीटा और बी अल्फा बीटा दो इंडिविजुअल दिए होते, तब ये हमारा ए ऑप्शन सही होता, ठीक है। लेकिन एक नया म्यूटेशन भी हो गया है गामा, जो केवल और केवल बी में हुआ है। यानी स्पेसिएशन पहले ही हो गया है, यानी स्पेसिएशन पहले ही हो गया है। दो स्पेसीज ए और बी अलग अलग पहले ही बन गई हैं, उसके बाद जाके गामा बना है। तो इसलिए पहले क्या होगा? हमारा बीच में स्पेसिएशन आएगा, उसके बाद बी में नया फंक्शनल डाइवर्जेंस होगा, तब बी का अल्फा बीटा गामा आएगा। इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा। म्यूटेशन है शॉक और जीन डुप्लीकेशन स्पेसिएशन नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। कोई पहले हो जाए इससे नहीं, पहले जीन का फंक्शनल एक सीक्वेंस है वो फॉलो होगा, तभी जाके ए अल्फा बीटा और बी अल्फा बीटा गामा आया होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21। The coat color in rabbit is determined by the polymorphic genes with 4 alleles C, CC, CH, CH. The genotype of the corresponding genotype is stated in table. देखिए एक कॉमन रूल होता है हमारा कि डोमिनेंट एलील हमेशा कैपिटलाइज होते हैं। हमको बताना है कि डोमिनेंस का सीक्वेंस क्या होगा, सिंपल। तो जो कैपिटलाइज आता है बेसिकली वही क्या होता है? डोमिनेंट होता है। एक तो एक सिंपल हमारा फैक्ट बेस्ड हो गया। इस हिसाब से हम लोग एक ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअली समझें तो देखिए कॉमन अगर हम लोग इसमें खोज पाए कि ऐसा कौन सा कॉमन है जिसकी वजह से वो ब्राउन है या जो भी है, उसमें कॉमन क्या है, तो उसकी वजह से हम लोग आसानी से पता कर पाएंगे कौन सा ज़्यादा
डोमिनेंट है, कौन उसके रिस्पेक्ट में रिसेसिव। अब देखिए इस वाले जिसमें देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को एलील मिले हैं, ठीक है। तो यानी सी सी है तभी ब्राउन है, सी सी एच है तभी ब्राउन है, सी 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 एच है तभी ब्राउन है, कैपिटल सी स्मॉल सी है तभी ब्राउन। अब देखिए यानी सी कॉमन है, कैपिटल सी कॉमन है, और कैपिटल सी की वजह से ही पूरे में ब्राउन आया है, ठीक है। यानी ये तो बात इस ऑप्शन से क्लियर हो गया कि कैपिटल सी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा। अब दूसरा देखिए, अब देखिए सबसे ज़्यादा किसमें, इन दोनों में बराबर एलील है, तो इसको देखते हैं। अब देखिए सी सी एच सी एच सी सी एच सी एच। अब देखिए सी एच सी और सी एच कॉमन है, यानी सी सी एच जो है वो सी से तो डोमिनेंट हो गया। इस ऑप्शन से आपको क्या मिला कि सी सी एच जो है वो आपका सी से तो डोमिनेंट ही है, ये तो मालूम चल गया हमको इससे। अब अगला देखिए सी सी एल्बिनो है, एल्बिनो का मतलब होता है व्हाइट, ठीक है। यानी केवल इसका एक ही फंक्शनल मतलब एक एलील है और वो भी है स्मॉल सी सी। यानी ये हम मान सकते हैं कि एक तरह से अभी इससे कोई हमको कंक्लूजन नहीं मिल पाएगा अभी कंफर्म, ठीक है। अब इस वाले में आ सकते हैं सी एच और सी एच सी। यानी अब देखिए यानी एक बात से इससे हमको ये मिल जाएगा कि जो सी एच है ये डोमिनेंट हो जाएगा आपका सी से, ठीक। यानी अब देखिए इन तीन चीज से हमको ऑप्शन से एक तो मालूम चल गया कि देखिए सी सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक। और उसके बाद सी सी एच और एक है आपका सी एच। अब हमको इनमें दोनों में सीक्वेंस अभी नहीं मालूम चला है, और ये दोनों से ज्यादा रिलेशनशिप कौन है, स्मॉल सी, ठीक। अब हमें इन दोनों में पता करना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में सी सी एच डार्क ग्रे है, ठीक है। सी सी एच डार्क ग्रे है और आपका सी एच कहाँ गया, हाँ देखिए इस ऑप्शन से हमको एक और कंक्लूजन मिल गया, चौथे ऑप्शन से ये मिल जाएगा कंक्लूजन कि सी एच कॉमन है। यानी सी सी एच के रिस्पेक्ट में सी एच क्या है, रेसेसिव है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखेंगे अगर आप लाइट ग्रे है, दोनों में कॉमन क्या है सी सी एच। यानी सी सी एच का डोमिनेंस चल रहा है सी एच के रिस्पेक्ट में भी और सी के रिस्पेक्ट में, यानी सी सी एच भी हमारा क्या है, इस ऑप्शन से कोई भी मालूम चल जाएगा कि सी सी एच जो है आपका डोमिनेंट है सी एच के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस ऑप्शन से हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो मेन हम लोग को ऑब्जर्व करना है कॉमन क्या है, जो कॉमन है यानी वो ज्यादा डोमिनेट करेगा, यानी उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि बगल में क्या है, यानी रिसेसिव से हम लोग को मतलब नहीं रहता रिसेसिव में क्या है, अगर वो जो जो कॉमन है यानी वही डोमिनेंट है, ठीक। इससे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक क्वेश्चन का सीक्वेंस हम बदल गया है, छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 21 पहले कर लिए हैं, 20 बाद में करना है, ठीक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेनी ए ए बी बी सी सी डी डी जीनोटाइप फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन ए बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड दैट इज। अब बेसिकली देखिए क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। एक होता है एक फार्मूला बेस्ड, तो जो फार्मूला अप्रोच होता है वो काफ़ी हेक्टिक होता है, मतलब आप उसको फार्मूला को रिमेंबर करें तो वो काफ़ी हेक्टिक होता है। इससे मैं सिंपल अगर आपको स्मॉल छोटा सा कॉन्सेप्ट स्मॉल टी कैपिटल टी का जो मेंटल कॉन्सेप्ट है ये पता है, आसानी से आप कर लेंगे। देखिए ये हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि एक स्मॉल पी प्लांट और टाल टी प्लांट का जो हम लोग का फर्स्ट या फोन क्रॉसिंग कराते हैं हम लोग, तो ये हम लोग को रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब देखिए अब टी का पॉसिबिलिटी जो टी है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4 रेशियो है, और कैपिटल टी स्मॉल टी का 1/2 इससे, और स्मॉल टी का 1/4। अब सेम चीज यहाँ प्रोबेबिलिटी का अप्लाई कर लीजिए। अगर हम लोग एक एलील को एक कैरेक्टर को लेकर चले, मतलब देखिए अगर हम लोग एक जीन के कैरेक्टर को लेकर चलना है, यानी ए को पहले लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ए को फिर बी को फिर सी को पार्टिकुलरली लेके चलना है। तो अगर केवल ए और ए मैच कर रहे हैं तो हमको इस कैपिटल ए और स्मॉल ए का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो है, दो दो है कितने में, 4 में, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी यहाँ हो गई। अच्छा स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी से कैपिटल बी स्मॉल बी आने का 1/2, ठीक। अब देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी से स्मॉल सी आने का 1/4, ठीक। अब देखिए कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी से 1/2, ठीक। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है उसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी कितना प्रोबेबल हो जाएगा, और सभी प्रोबेबिलिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो जितना फाइनल प्रोबेबिलिटी है हमको वो मिल जाता है। तो अगर सबका मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आएगा 1/32। इसमें आंसर क्या हो जाएगा 1/32। देखिए ये बेस्ट मेथड होता है। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को पकड़ ले रहे हैं कि जो
कैपिटल जो टाल टी प्लांट और स्मॉल टी प्लांट के, इसके मदद से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि आप इनको पहले ऑब्जर्व करिए कि अगर एक सिंपल में तोड़ लीजिए, यानी हमको अगर ये देखना ही नहीं है कि कितने जीन है, हम 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको बस मतलब इससे है कि एक में कौन दिया और इसका क्रॉस सेम जीन के जो सेकेंड क्रॉस है उससे करा लेंगे दोनों का, ए से। अब देखिए सेम बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी से, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी से, और कैपिटल डी स्मॉल डी से। हमको फाइनली लेना क्या था, ए लेना था, इसमें हम लोग ए लिए। इसमें लेना था वो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन इसमें हमको लेना था स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी हम इसमें लेंगे। स्मॉल सी इसमें स्मॉल सी का प्रोबेबिलिटी कितना था 1/4। हम लोग यहाँ से आसानी से हम लोग इसको देख सकते हैं 1/4 रहता है तो 1/4 रहेगा, उसको सब मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं तो इस तरह का फार्मूला वाइज देखेंगे तो काफी हेक्टिक होता है और हम उस अप्रोच को हम भी फॉलो नहीं करते। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 21 तो हम लोग पहले ही देख लिए हैं। देखिए, the lag of prawn is cluster of genes consisting of lag Z, Y and lag A gene. If there is a loss of functional mutation in lag Y gene, the consequence will be that. देखिए, इसका lag ऑपरेंट का एक पूरा टॉपिक ही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम लोग को क्लास 12 में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसका डिटेल हम लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया गया। ठीक है, तो लैग जीन क्या होता है कि बेसिकली क्या करना रहता है, लैक्टोज जो है, ठीक है, लैक्टोज को ए माल्टोज में और सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको एंजाइम चाहिए, हमको एंजाइम चाहिए। ठीक है, अगर हमको एंजाइम चाहिए तो एंजाइम कहाँ से आएगा, एंजाइम के लिए एक जीन चाहिए। अब जीन को हमको कब एंजाइम चाहिए, कब हमको लैक्टोज को कन्वर्ट करना है, कब रिक्वायरमेंट है उसका, कब रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको जीन को भी कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए, जीन का कंट्रोलर चाहिए। ठीक है, यानी जीन कब इंड्यूस करे, यानी जीन ऑपरेटर या कंट्रोलर आप कह सकते हैं, यानी जीन ऑपरेटर। ठीक है, उसी से आया हमारा जीन ऑपरेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी एक लैक ऑपरेंट का कॉन्सेप्ट, यानी लैक्टोज के जो एंजाइम रिक्वायर्ड है लैक्टोज के लिए, यानी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, उसको हम देखिए ग्लैक्टोज यहाँ पे बनता है। ठीक है, हम वो ग्लैक्टोज का मुख्य होता है। ठीक है, तो जो हमको ग्लैक्टोज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज चाहिए, ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज चाहिए एंजाइम, उसको कब उसका रिक्वायरमेंट है, वो तो हमेशा होगा नहीं कि लैक्टोज का हमेशा ग्लैक्टोज में कन्वर्जन होता रहे। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट होगा, जब रिक्वायरमेंट होगा तब कन्वर्ट करेगा। तो कैसे मालूम चलेगा कब उसको एंजाइम सीक्रेट करना है, कब लैक्टोज को कन्वर्ट करना है, तो उसको कंट्रोल करता है, जीन को कंट्रोल करता है, एंजाइम के कंट्रोल के लिए जीन कंट्रोल करता है कि कब उसको सीक्रेट करना है। ठीक है, अब इसी पे है कि देखिए एक क्या होता है, रिप्रेसर या मारा नहीं होता है, हमेशा तो इंड्यूस होता नहीं है, तो क्या होता है ये हमेशा रिप्रेसर सीक्रेट किया जाता है, हमेशा रिप्रेसर या मेम्ब्रेन ने सीक्रेट किया जाता है। मान लीजिए एक सेल हुआ, ठीक है, सेल में लैक्टोज मान लीजिए शुरुआत में हो सकता हो, लेकिन एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, तो बॉडी में पहले लैक्टोज सेल में उसमें जरूरत पड़ेगा, तो लैक्टोज मान लीजिए पहले बाहर से आया लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज को अंदर लाने के लिए सेल में हमको पहले जरूरत है परमीएज की, परमीएज एंजाइम जो है परमीएज का। तो परमीएज क्या करेगा, लैक्टोज को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर ले जाएगा। ठीक है, परमीएज नहीं रहेगा तो लैक्टोज का इंडक्शन बहुत ही मतलब परमीएज मेन एंजाइम है लैक्टोज को सेल के अंदर ले जाने का। ठीक, अगर लैक्टोज परमीएज नहीं रहा तो लैक्टोज सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा। ठीक, उसके बाद अब लैक्टोज तो अंदर चला गया, अब लैक्टोज क्या होगा, बीटा ग्लैक्टोसिडेज चाहिए लैक्टोज को क्या करने के लिए, लैक्टोज को ग्लैक्टोज में बदलने के लिए, तो उसके लिए चाहिए हमको बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम जो सीक्रेट करता है आपका जेड जीन। ठीक, और परमीएज सीक्रेट करता है परमीएज सीक्रेट होता है वाई जीन से। और देखिए ए जो होता है जीन ए सीक्रेट करता है ट्रांस एसिटाइलेज, तो ट्रांस एसिटाइलेज होता है वो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, जो मेन एक आप मान सकते हैं केमिकल रिएक्शन स्टेप होता है जो लैक्टोज को ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड है। अब क्या हुआ, देखिए फर्स्टली पहली बात कि जो जीन होता है वो पहले क्या करता है,
आपका mRNA ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA बनाएगा। RNA बेसिक क्या होता है, सेंट्रल यूमा होता है। पहले देखिए कोई जीन है वो क्या करेगा, जीन बेसिकली क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है मान लीजिए, ठीक है। डीएनए क्या किया, पहले mRNA बनाएगा, ठीक है, किसके थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। फिर आरएनए का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होकर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और इंजाइम बेसिकली क्या होता है, अधिकतर इंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक। तो इंजाइम बेसिकली प्रोटीन होता है, तो इंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, यही है। तो अब क्या हुआ, बोल रहा है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लेक वाई जीन क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया, यानी लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन, यानी लेक वाई जीन अपना परमेज सीक्रेट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर परमेज नहीं सीक्रेट कर पा रहा तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। अच्छा बात बताइए, अगर हम एक मीडियम में इस सेल को रखे हुए हैं और पूरा लैक्टोज से भर दिए, ठीक है, बिना परमेज एंजाइम के लैक्टोज सेल के अंदर जा ही नहीं सकता, ठीक। तो कितना भी मीडियम में हम लोग लैक्टोज भर दें, जब सेल के अंदर जाएगा ही नहीं परमेज एंजाइम, तो लैक्टोज एक्सप्रेस कैसे होगा, लैक्टोज एक्सप्रेस कैसे होता है। देखिए पहली बात, एक जो होता है रेड्यूसर, वो हमेशा रिप्रेसर सीक्रेट करता है, एक आई जो जीन होता है वो हमेशा रिप्रेसर सीक्रेट करता है, ठीक। जब तक रिप्रेसर सीक्रेट होगा, ठीक, वह जाके आपका ऑपरेटर पे चिपक गया रहता है और उसको आगे ऑपरेट ही नहीं होने देता है, यानी आगे इसका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देता है, जिसकी वजह से mRNA बनता ही नहीं है और बाकी बीटा गैलेक्टोसिडेज ये सब बनता ही नहीं। लेकिन क्या होता है, जब mRNA सेल के अंदर आता है तो क्या होता है, वह रिप्रेसर से इंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेता है और रिप्रेसर को इस पे चिपकने ही नहीं देता ऑपरेटर पे, जिसके कारण ऑपरेटर इंड्यूस हो जाता है और फिर ऑपरेटर क्या करता है, आपका प्रोसेस चालू कर देता है इंजाइम को सीक्रेट करने के लिए। यानी अगर लैक्टोज आएगा ही नहीं तो रिप्रेसर हमेशा इस पे चिपका ही रहेगा ऑपरेटर पे, और उसकी कोई एक तरह की है मान लीजिए, स्टार्ट ही नहीं होने देगा आपका इंजाइम का सीक्रेशन का। तो लैक्टोज पहले हम लोग के सेल में जाना चाहिए ताकि वो उस रिप्रेसर mRNA के साथ एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाए, ताकि ऑपरेटर जो है वो खाली पाए, यानी रिप्रेसर mRNA ऑपरेटर के साथ कॉम्प्लेक्स न बना के, यानी रिएक्शन को स्टार्ट करने से इनहिबिट न कर पाए। तो क्या करता है, आपका जो लैक्टोज होता है वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करके क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है जो इंड्यूस कर देता है रिएक्शन। तो अगर लैक्टोज मीडियम में जाएगा नहीं तो तब तो हमेशा वो क्या होता है, लैक्टोज क्या होगा, हमेशा बंद पड़ा रहेगा, मतलब उसका चाबी नहीं रहेगा। तो अब देखिए, अब समझते हैं, लैक्टोज विल बी एक्सप्रेस्ड कॉन्टिन्यूअसली, लैक्टोज एक्सप्रेस ही नहीं होगा। दूसरा, लैक्टोज विल बी एक्सप्रेस्ड ओनली इफ लैक्टोज इज एब्सेंट, ये तो सीधा उल्टा बात है, लैक्टोज प्रेजेंट रहता है तभी तो लैक्टोज आपको ऑपरेट करता है। लैक्टोज विल बी एक्सप्रेस्ड ओनली इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन मीडियम। देखिए लैक्टोज अगर मीडियम में लैक्टोज प्रोवाइड भी कर दिया गया तो मीडियम में प्रोवाइड करने से नहीं होगा, परमेज हमको चाहिए, जो वाई जीन ऑलरेडी म्यूटेट करता है वो फंक्शन ही नहीं करेगा, तो परमेज एंजाइम जब फंक्शन ही नहीं करेगा तो ऑलरेडी उस सेल में जाएगा नहीं, जब सेल में जाएगा नहीं तो रिप्रेसर से बाइंड नहीं करेगा, रिप्रेसर से बाइंड नहीं करेगा तो तब तक इंड्यूस नहीं करेगा, तो ऑपरेट ही नहीं करेगा लैक्टोज, ठीक। यानी अब देखिए लैक्टोज विल नॉट एक्सप्रेस इवन इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडियम, ये ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23, a compound X exhibit the enzyme required for the regeneration of vitamin K. Mice treated with X often bleed to death from a minute injury. A mutation confers in resistance of altering the enzyme to form a less sensitive to X, but also less efficient in regenerating vitamin K. But higher dietary intake of vitamin will be needed under the exposure of X. Resistance mice have strong survival advantage. This is an example of, देखिए हम लोग जब हार्ड न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो तीन तरह का हम लोग का आप एक तरह से शिफ्ट होता है, ठीक है, यानी सिलेक्शन होता है। एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका स्टेबलाइज। हम पहले सिलेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके आसानी से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मतलब ये हुआ, देखिए दोनों के एक मेन कैरेक्टर था, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे काफी लंबे लोग रहते थे, ठीक, यहाँ पे स्मॉल लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली बीच का जो मीडियम होता है, जो मीडियम पीपल होते हैं वो उनका सर्वाइवल एडवांटेज मान लीजिए एक तरह से ज्यादा होगा, ठीक है। तो नेचर क्या करेगा, उन्हीं को ऑप्ट करेगा। तो उनका पूरा जो रेड कलर का जोन होता है वो पॉपुलेशन दिखाता है, कितना पॉपुलेशन कितने वो फैले हुए हैं। तो जितना ही ज्यादा सिलेक्शन नेचर सेलेक्ट करेगा मीडियम पीपल को, उतना ही ज्यादा पीक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी स्टेबलाइज कर रहा है ना, इधर किसी भी एक एक्सट्रीमिटीज पे नहीं जा रहा है,
ना ही टॉल पीपल को सेलेक्ट कर रहा है, ना ही स्मॉल पीपल को, यानी ड्वार्फ पीपल को। वो सेलेक्ट किसको कर रहा है नेचर? एक टॉल मीडियम पीपल को। तो ये मीडियम पीपल पे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा और क्या होगा, पीक क्या होगा और हाइयर होता जाएगा और ये पतला होता जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। दूसरा सिलेक्शन होता है डायरेक्शनल। ठीक है, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है बेसिकली, देखिए अब क्या हुआ कि आप नेचर क्या कर रहा है, मान लीजिए एक पार्टिकुलर पीपल को सेलेक्ट कर रहा है, ना कि यानी मान लीजिए एक हम एग्जांपल बेसिक लेते हैं, सबको मान लीजिए नॉर्मल एग्जांपल समझाने के लिए। एक 100 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, एक 10 मीटर का आदमी है। ठीक है, टाल में 10 मीटर मान लीजिए, मीडियम में आप 7 मीटर मान लीजिए और ड्वार्फ में आप मान लीजिए 3 मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आया नेचर ने क्या किया, 7 मीटर, 3 मीटर और 10 मीटर के बीच में मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 4 मीटर का, यानी ना 3 मीटर का ना 7 मीटर का। तो पीक चाहे इधर डाइवर्ट कर जाए चाहे इधर सिलेक्शन हो जाए, कोई पार्टिकुलर ट्रेड। ठीक है, चाहे तो वो 8 मीटर सेलेक्ट कर ले, यानी 8 मीटर वाले का सर्वाइवल एडवांटेज अगर ज्यादा हो जाए, नेचुरल वहाँ पे सिलेक्शन नेचर का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में पूरा पिक शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो पूरा पिक क्या हुआ, 8 मीटर के पीपल को ज्यादा भरा रहेगा, यानी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा, तो उधर शिफ्ट कर जाएगा। पहले कहाँ था, मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था आपका 7 मीटर वाले काफी ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 7 मीटर वाले को आगे चल के नीचे सेलेक्ट कर लिया आपका 8 मीटर वाले को, तो क्या हुआ, शिफ्ट कर गया, जिसको कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, एक होता है डिसरप्टिव। अब क्या हुआ, डिसरप्टिव में नेचर ने दोनों एक्सट्रीमिटीज को सिलेक्ट कर लिया, यानी दो काफी 10 मीटर वाले थे वो भी सर्वाइव कर गए, जो 3 मीटर वाले थे वो भी सर्वाइव कर गए, जो बाकी जितने भी मीडियम साइज थे वो सर्वाइवल नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, नेचर में ऐसा सिचुएशन आया, तो दो अलग अलग एक्सट्रीमिटीज क्रिएट हो गई, यानी दो अलग अलग टॉपिक हो गया, इसको कहते हैं हम लोग डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, 3 तरह का सिलेक्शन है। अब इस एग्जांपल पे आ जाते हैं, हम क्या किया हुआ, एक कंपाउंड है एक्स। ठीक है, एक कंपाउंड है एक्स जो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है, यानी इनहिबिट कर दे रहा है विटामिन के जो है, विटामिन के का रीजनरेशन। ठीक है, देखिए ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के का काफी रोल होता है। विटामिन के क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में आगे चल के एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर क्या हुआ कि विटामिन के रीजनरेशन में एक्स इनहिबिट किया, यानी ब्लड क्लॉटिंग रुकेगा नहीं, तो अगर कोई भी रखा होता है तो ब्लड क्लॉटिंग होगा नहीं, तो पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा और मर जाएंगे जो माई संभाल लीजिए। लेकिन क्या हुआ, इसमें एक म्यूटेशन हो गया आगे चल के, और उस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, और म्यूटेशन कौन अल्टरिंग एंजाइम टू फॉर्म लेस सेंसिटिव टू एक्स, यानी मान लीजिए एक वाई बन गया, जो वाई है वो भी विटामिन के रीजनरेशन को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन जो एक्स है उससे कम, यानी जो एक्स है वाई जो इनहिबिट कर रहा है वो उससे काफी कम कर, यानी कह रहा है कि ठीक है मान लीजिए 100% एफिशिएंट था, यानी 100% रोक दे रहा था विटामिन की रीजनरेशन को, तो 50% रीजनरेशन को रोक रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 50% भी रोक रहा है तो हमको ज्यादा इंटेक करना पड़ेगा नहीं विटामिन के का, क्योंकि विटामिन के का तो रीजनरेशन हो नहीं रहा है उतना पूरा एफिशिएंटली, तो हल्का फुल्का हम इंटेक भी करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, जो रेसिस्टेंट माइस थे, यानी जो ए वाले वाइस रेसिस्टेंट वाले माइस थे, उनका सर्वाइवल एडवांटेज ज्यादा था। तो अब बोल रहा है कि किस सिलेक्शन का एग्जांपल, अब देखिए पहले नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा था। ठीक, एक नेचर में वो सेलेक्ट थे वो इंडिविजुअल जिनमें विटामिन के का कोई हम लोग को रीजनरेशन में दिक्कत ही नहीं होता, कंपाउंड एक्स नाम का कोई चीज था ही नहीं। ठीक ठीक, अब क्या हुआ, एक अब शिफ्ट हो गया हमारा रेजिस्टेंस माइस उस जगह पे जहाँ पे एक 50% एफिशिएंट, यहाँ पर 100% एफिशिएंट था इंजन, यहाँ 50% एफिशिएंसी है, यानी एक जगह ऐसे जगह शिफ्ट हो गया। इस तो कौन किस सिलेक्शन का एग्जांपल है हमारा, डायरेक्शनल का। ठीक, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है नहीं, स्टेबलाइजिंग अगर होता हमारा तो ये आपका डेथ का केस आता ही नहीं 100%, और वो क्या कहता है नैरो होता जाता है, पिक नैरो होता जाता है, और वो किसी पार्टिकुलर जगह ट्रेड नहीं होता है। जो 100% एफिशिएंट था उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती, और क्या कहते हैं आपका जो एक्स नाम का फैक्टर वो आता ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता। डिसरप्टिव सिलेक्शन है नहीं, दो पीक को सिलेक्ट नहीं करा किसी एक पार्टिकुलर नीच डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे नीच डाइवर्सिफिकेशन, नीच का मतलब होता है कि एक तरह का पोस्टल एड्रेस है, मान लीजिए मान लीजिए नीच का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक इंडिविजुअल है ए, ठीक है, उसका नाम क्या है, मान लीजिए स्पेसीज उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, उसका
आपका नेचर में रोल क्या है, ठीक है, और वो अगर नेचर में है तो उसकी वजह से क्या क्या हानि हो जाएगी, ये पूरा कलेक्शन मिला के बनाता है हिंदी, ठीक है। और उसका डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगा नहीं, नीच का डाइवर्सिफिकेशन का हम बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर 100 थे तब 50 वाले एफिशिएंसी नाम पे शिफ्ट हो रहा है, जितना पॉपुलेशन था उतना ही पॉपुलेशन है, 50 पे शिफ्ट हो जा रहा है, और ना ही उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चेंज हो रहा है, ना ही उसका कोई फंक्शनल रूल चेंज हो रहा है, तो यानी ये नीच डाइवर्सिफिकेशन तो है ही नहीं, यानी पहला ऑप्शन सही है हमारा, डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो यही अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, धन्यवाद, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।